I'm welcoming you all to our CR masterclass. So basically, I know that critical reasoning is a very new thing for you all. ठीक है, पता है कि क्रिटिकल रीजनिंग एकदम नया नया इंट्रोड्यूस हुआ है क्योंकि अभी तक आपने जो भी एग्जाम्स अपने स्कूल्स में दिए हैं, आपने इंग्लिश पढ़ा है, आपने लीगल अपने डेली न्यूज में पढ़ा होगा कि फाइन लीगल में कुछ नया जजमेंट आया, कोई नया लॉ पास हुआ. यू नो अबाउट द लीगल सेक्शन ऑल्सो. जीके इज एवरीडे थिंग. जीके आप सुनते रहते हो, जीके आप क्लास फर्स्ट से पढ़ते आ रहे हो. एंड मैथमेटिक्स ऑफ कोर्स, ये भी आप जब से स्टार्ट किया आपने पढ़ना तब से पढ़ते आ रहे हो. दिस इज समथिंग जो बिल्कुल नया है, जो आपको सिर्फ क्लैट की फील्ड में मिला है. ठीक है, तो ये एकदम नया सब्जेक्ट है. दैट्स व्हाई पीपल हेजिटेट इन डूइंग दिस. ठीक है, बहुत सारे मिथ्स हैं सीआर को लेके कि ना सीआर में सीआर इंग्लिश जैसा आता है तो उसको क्या इंग्लिश की तरह देखना चाहिए, या कुछ लोगों का होता है कि ना मेरे मार्क्स सीआर में 5 से 10 आ रहे हैं, ठीक है, मुझे 24 में से 20 कैसे लाऊं. तो टुडे आई एम गोना इंट्रोड्यूस यू टू क्रिटिकल रीजनिंग. ठीक है, यू आर सीइंग दिस इमेज, लाइक इज दिस प्रेजेंटेशन विजिबल टू यू ऑल? फाइन. So you're seeing that that person is thinking of something. This is the actual thing that happens with each and every CLAT aspirant, that you think a lot in the passage and at last what you get is 5 to 10 marks. See, we have to start comprehending the passage in the way कि वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आने लगे एंड एक टाइम के बाद वो आपकी आदत बन जाए. पीपल आर लाइक कि लोगों को बहुत दिक्कतें होती हैं क्लैट जर्नी को मैनेज करने में, लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं कि ना, लाइक मेरे पास अभी मेंटोरशिप में बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आते हैं कि भैया आई एम नॉट एबल टू टैकल द क्वेश्चन स्टेम, आई डोंट नो व्हाट अप्रोच टू गिव टू सीआर. सीआर में ऐसी क्या चीजें हैं जो हमें कंपल्सरी रोज करनी चाहिए ताकि हमारी सीआर एक पेस पे बिल्डअप रहे. बिकॉज सीआर इज नॉट अ वन डे थिंग. सीआर जब तक आप करते रहोगे तब तक आपको आती रहेगी. सीआर जिस दिन आप छोड़ोगे उस दिन से आपकी चली जाएगी. सीआर इज अ प्रैक्टिस ओरिएंटेड थिंग. ठीक है, it's a kind of an exercise. Okay, so like let's begin with the introduction to critical reasoning. So I have introduced you to critical reasoning. Everything is in critical reasoning is just like RC, that is your reading comprehension, that comes in English department. But here what comes, you have to, like, you have a passage that is maybe 300 to 400 words का passage होता है, that is broken into 4 pieces. That is your premise, your conclusion, your shift indicators, and your hidden assumption. ठीक है, तो premise क्या होता है? Premise सबसे पहले तो हमारा जैसे you are seeing this house. इस हाउस का जो बेस है ना, जिसके ऊपर, जिसको हम नींव कहते हैं हिंदी में, दैट इज योर अजम्पशंस. अजम्पशन मतलब ये कहते हैं कि यार इस बेसिस पे ना ये घर बना है. अजम्पशन वो लिंक होता है जो हमारी दीवारों को, हमारी छत को और हमारी जमीन को जोड़ के रखता है आपस में. तो अजम्पशन हमारा नींव है घर की. अजम्पशन की नींव पे जो हमारी प्रेमिस है ना, प्रेमिस दीवारें होती है. ठीक है, जो खड़ी होती है दीवारें, मतलब तुम्हारे पैसेज में लिखी हुई सारी वर्डी लाइंस जो होती है ना, दैट इज योर प्रेमिस. प्रेमिस के बेस पे खड़ा किया जाता है कंक्लूजन. कंक्लूजन इज योर रूफ. ठीक है, एंड नाउ व्हाट इज योर शिफ्ट? शिफ्ट इज समथिंग दैट डाइवर्ट्स यू फ्रॉम ऑल दीज थ्री थिंग्स, telling you that what is important in all these aspects is just your premise, conclusion, and your assumption. That is just needed in your CR passage, CR argument, and everything. Shift is that you have to skip. Shift में क्या होता है? Shift में कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि शिफ्ट क्या है. पैसेज में बहुत बड़ा पोर्शन होता है शिफ्ट. तो हमें मेन आइडिया निकालना है पैसेज से, शिफ्ट को हमें हटाना है, उसके बाद जो बचती है ना हमारे पास चीजें, वो हमें आर्ग्यूमेंट में निकालनी होती है. दैट इज अवर प्रेमिस एंड कंक्लूजन. और प्रेमिस और कंक्लूजन को जोड़ने वाला जो हमारा पाथ है उसको हम कहते हैं हमारा हिडन अजम्पशन. अजम्पशन इज नॉट स्टेटेड इन द पैसेज. अजम्पशन मतलब ही होता है हिडन प्रेमिस. ओके, हिडन प्रेमिस का मतलब क्या होता है? अगर एक लाइन पैसेज में लिखी हुई है और एक कंक्लूजन दिया हुआ है, कंक्लूजन तो आपको डिराइव करना पड़ता है, इन दोनों को लिंक करने वाला जो ब्रिज है दैट इज अवर अजम्पशन. फाइन. तो अभी आपको आर्ग्यूमेंट का स्ट्रक्चर समझ में आया. आर्ग्यूमेंट के 3 पार्ट्स होते हैं जैसे मैंने आपको बताया. वन इज प्रेमिस, वन इज कंक्लूजन, एंड वन इज योर अजम्पशन. शिफ्ट को हमें साइड लाइन करना है. फाइन. तो जितनों को समझ में आ गया प्लीज कमेंट येस इन द कमेंट सेक्शन, लाइक द चैट बॉक्स. ओके, देन वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट slide. Fine. Okay. So the basic problem which everyone faces is how to visit and how to comprehend a CR passage. Now, how to do, like how to go through a CR passage. This is something like, you know, ये सबको प्रॉब्लम होती है कि ना भैया मैं पढ़ तो लेता हूँ पैसेज, लेकिन मेरे को ना समझ नहीं आता, मेरे को ना दोबारा रिविजिट करना पड़ता है पैसेज. ये वो चीज है जो मैंने बच्चों के मुंह से एक बार नहीं कई बार सुनी है. एंड एवरीवन हैज अ प्रॉब्लम.
तो ठीक है, इसका भी हम उपाय निकालते हैं। कैसे? जैसे हमारा 1 2 3 जैसे 3 पैराग्राफ्स का पैसेज दिया, इसकी मैक्सिमम वर्ड लिमिट हम कहते हैं 300 से 400 वर्ड्स होगी। तो क्या पूरा पैसेज 300 से 400 वर्ड्स का इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए? मतलब पढ़ना तो पूरा पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा कि शिफ्ट इंडिकेटर क्या है, प्रेमिस क्या है और कंक्लूजन क्या है। बट पूरे पैसेज को पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है। पूरे पैसेज को पढ़ना इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि अब हम आपको पैसेज पढ़ना सिखाएंगे, कैसे पढ़ा जाता है, कैसे आप फालतू चीजों को स्किप करके मेन आइडिया पे आते हैं। नाउ व्हाट इज मेन आइडिया? लेट मी टेल यू। मेन आइडिया इज द थिंग जिसके ऊपर तुम्हारे सारे क्वेश्चन टैकल किए जाते हैं। ठीक है? तो अगर तुम्हें मेन आइडिया पैसेज का पता है, तुम अपने आप कंक्लूजन निकाल लोगे। अगर तुम्हें मेन आइडिया पता है तो तुम अजम्पशन निकाल लोगे। अगर तुम्हें मेन आइडिया पता है तो तुम वो सारी क्वेश्चन स्टेम को सॉल्व कर सकते हो जो कि तुम्हारे पैसेज में, जो कि तुम्हारे क्वेश्चंस में आती है। सो कैन वी प्लीज गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, इरा? First, like before going to the passage, there is an approach that you should take, that you should take a glance at the question stems. ठीक है? अभी ग्लांस एट द क्वेश्चन स्टेम्स क्यों लेना चाहिए ये तुम समझो। कि अगर तुम क्वेश्चन स्टेम को एक बार देख लोगे ना कि क्या है क्वेश्चन स्टेम में, तो लेट्स सी which of the following notions of women empowerment can be credited to Mill? अभी इससे क्या समझ में आ रहा है? कुछ नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि अभी हमने पैसेज तो पढ़ा नहीं, ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है। लेट मी टेल यू, तुम पैसेज के क्वेश्चंस को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। ओके, यू वांट टू से समथिंग सबा? फाइन, ओके। सो पैसेज के क्वेश्चंस को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज योर डायरेक्ट क्वेश्चन एंड योर इनडायरेक्ट क्वेश्चंस। मूविंग ऑन टू द डायरेक्ट पार्ट, डायरेक्ट क्वेश्चंस में क्या होता है कि तुम्हें पैसेज की कोई पर्टिकुलर लाइन दी होती है या मे बी पैसेज का एक छोटा सा रेफरेंस दिया होता है जिसको आपको विजिट करना है और उसके बेसिस पे आपको आंसर करना होता है। और इनडायरेक्ट क्वेश्चन इज लाइक इन्फरेंस का क्वेश्चन, जो आपको उसके लिए पूरा पैसेज पढ़ना पड़ेगा, जिसके लिए आपको पूरे पैसेज का मेन आइडिया पता होना चाहिए। वो आपका इनडायरेक्ट क्वेश्चन होता है। इनडायरेक्ट क्वेश्चन में मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है क्योंकि इनडायरेक्ट चीजें ऐसे हासिल नहीं होती है। ठीक है? डायरेक्ट चीजें मतलब सामने लिखी हुई कोई चीज है, दैट इज योर डायरेक्ट थिंग। फाइन। तो नाउ लाइक लेट्स टेक अ ग्लांस ओवर द क्वेश्चन स्टेम। आई विल टेल यू कि तुम कैसे बिना पैसेज पढ़े क्वेश्चन स्टेम को पहले ग्लांस करो, उसके बाद पैसेज पढ़ने जाओ। इसके लिए आइडियल टाइम होना चाहिए 15 to 20 सेकेंड्स क्वेश्चन स्टेम को ग्लांस करने के लिए एक पैसेज का। एक पैसेज में होते हैं अराउंड 5 to 6 क्वेश्चन। फाइन, चलो देन लेट्स स्टार्ट। Which of the following notions of women empowerment cannot be credited to Mill? अब इस क्वेश्चन का मतलब तो यही है ना कि इनमें से कौन से नोशंस वुमेन एम्पावरमेंट को क्रेडिट नहीं किए जा सकते हैं जो मिल ने दिए। मिल इज अ पर्सन ओवर हियर। तो अब इसका मतलब इसमें से 3 होंगे जो मिल ने दिए होंगे, एक होगा जो मिल ने नहीं दिया होगा। तो ठीक है, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है ना कि अगर हमने तुम्हें रेफरेंस दे दिया कि भाई देखो 3 चीजें होंगी पैसेज की, एक चीज पैसेज की नहीं है, जो नहीं है उस पर तुम टिक लगा दो। गॉट इट? ये हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। फ्रॉम द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड अजम्पशन? नाउ हियर कम्स द अजम्पशन पार्ट। मैंने तुम्हें ऊपर क्या बताया था? assumption is the missing link between two, like your premise and conclusion. अब हमें assumption निकालना है तो उसके लिए हमें मेन आइडिया पता होना चाहिए। तो ये हमारा इनडायरेक्ट क्वेश्चन। अगली स्लाइड पे चलते हैं जिसमें हमारे 2 क्वेश्चंस और दिए हुए हैं। फाइन। सो अगली स्लाइड पे अगर हम आते हैं तो अगली स्लाइड पे इन्फरेंस का क्वेश्चन होगा। इन्फरेंस के लिए भी वी नीड टू नो द मेन आइडिया। इट कैन बी इन्फर्ड दैट, मतलब हमें इन्फरेंस चाहिए। फाइन, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अज्यूमिंग देम टू बी ट्रू, which of the following statements strengthens the author's contention that Mill had a limited outlook on feminism? ठीक है, अभी वो कह रहा है कि इनमें से, ये स्ट्रेंथनिंग का क्वेश्चन है। स्ट्रेंथनिंग मतलब स्ट्रेंथनिंग में हम किसको करते हैं? स्ट्रेंथनिंग करते हैं हम अपने मेन आइडिया की। मतलब जो पैसेज का मेन आइडिया है, मेन आइडिया वो चीज है जिसके बिना तुम सीआर का कोई पैसेज सॉल्व नहीं कर सकते। सीआर का पैसेज अगर सॉल्व करना है तो मेन आइडिया इज अ मस्ट टू गो थिंग। तो मेन आइडिया हमें पता होगा तो हम स्ट्रेंथनिंग भी कर लेंगे, हम वीकनिंग भी कर लेंगे, हम पैराडॉक्स भी निकाल लेंगे, हम फ्लॉ भी निकाल लेंगे, हम सब कर लेंगे। फाइन। तो ये भी हमारा इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। ऐसे ही तुम्हें वहां पे लाइक जितना रेशियो यहाँ पे हमने रखा है अपने क्वेश्चंस में, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का, यही रेशियो तुम्हें एग्जामिनेशन में मिलेगा। लाइक यू विल गेट 2 क्वेश्चंस ऑफ डायरेक्ट एंड 3 क्वेश्चंस ऑफ इनडायरेक्ट। 50-50 का रेशियो नहीं मिलता है। इट्स लाइक इनडायरेक्ट के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, डायरेक्ट के क्वेश्चन कम आते हैं। फाइन, नाउ लेट्स मूव ऑन बैक टू अवर पैसेज एंड अब हम पैसेज रीड करते हैं। ठीक है, तुम लोगों के साथ में, एंड तुम्हें बताते हैं पैसेज कैसे रीड किया जाता है। So let's come back to the passage. Okay, everyone. How to visit and comprehend a PCR passage.
why I have written CR passage and not just passage. The reason is तुम इसको RC, that is your reading comprehension, English वाला मत समझो क्योंकि ये English से बिल्कुल different है. Now see how I am reading the passage and you have to do it the same way. ठीक है. अभी तक मैंने जितना बताया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन स्टेम को हटाना डालना, तुम्हें समझ में आया सब कुछ? प्लीज लाइक कमेंट अ yes if you were able to grab it. Okay, fine, everyone. So, how to visit and comprehend a CR passage? Let's start the passage. Miss failure to question the traditional family and its demands on women limits his feminism. We can see that because of his assumption about the family and its traditional roles, Mill's feminism falls short of advocating true equality and freedom for married women. He eschews patriarchy within the family and views the legal and political subordination of women as anachronisms in the modern age, as gross violations of liberty and justice. However, he fails to perceive the injustice involved in situations and practices which allow men to have a career and economic independence in addition to home life and children, but which force women to choose career and between career and family. हमने फर्स्ट पैसेज पढ़ा, ठीक है. अब हमें क्या समझ में आया फर्स्ट पैसेज में कि देयर इज अ पर्सन हुज नेम इज मिल. मिल इज समवट टॉकिंग एंड एडवोकेटिंग अबाउट सम काइंड ऑफ फेमिनिज्म. एंड इसके अलावा मिल ने क्या है ना, मिल किसी चीज में शॉर्ट पड़ गया. मतलब मिल का क्या है, मिल कहीं पे मिल को ना प्रॉब्लम हो गई. मे बी उसकी आइडियोलॉजी में, मे बी उसकी फिलोसफी में कुछ तो फ्लॉ था जो ऑथर ने पॉइंट आउट किया है. वो फ्लॉ क्या था उसने हमें लिख के दे दिया. देखो हमारा कंक्लूजन हमें मिल गया. कंक्लूजन इंडिकेटर होता है हाउएवर, ठीक है. सिंस के पहले वाला पार्ट, दैट इज योर कंक्लूजन. हाउएवर, देयरफॉर के बाद जो लाइन लिखी होती है ये हमारा कंक्लूजन होता है. हमने कंक्लूजन फिगर आउट कर लिया. सबको कंक्लूजन दिख गया. हाउएवर के बाद ही फेल्स टू परसीव द इनजस्टिस इन्वॉल्व. दिखा सबको? कमेंट है यस इफ यू गॉट द कंक्लूजन. एवरीवन? ओके फाइन. So, however, के बाद लिखा है he fails to perceive the injustice involved in situations and practices which allow men to have a career and economic independence. मतलब मेन को तो करियर एंड इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस का राइट है, लेकिन इन एडिशन टू होम लाइफ एंड चिल्ड्रन, मतलब उनको इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस भी है, करियर बनाने की भी उनके पास पूरी वो है, प्रॉक्सिमिटी है, लेकिन वो साथ में बच्चे और अपनी लाइफ और घर को भी देख सकते हैं. लेकिन वुमेन के लिए केस नहीं. क्यों? क्योंकि वुमेन होम मेकर्स होती हैं, तो वुमेन या तो करियर चूज कर सकती है या तो फैमिली चूज कर सकती है. मतलब उनके पास दोनों को अपने पास रखने का ऑप्शन नहीं होता है. ठीक है. ये चीज ऐसी थी जो मिल की फेमिनिज्म में शॉर्ट ऑफ हो गई. अब हम अगले पैसेज पे आते हैं. ठीक है. हमारे फर्स्ट पैसेज से हमको हमारा कंक्लूजन मिल गया. हमें हमारे प्रेमिसेस पता चल गए. प्रेमिसेस क्या थे हमारे? ये जो उसने जितना भी ये पैसेज में लिख रखा है ये सब प्रेमिस होता है. अब शिफ्ट क्या है वो हम आगे पता करते हैं, आगे आते हैं. In the subjection of women, Mill is genuinely concerned about the harm caused by men to women behind the closed doors of the family home. This is a shift. This is shift. Why? हमारा मेन आइडिया तो ये था ना कि वुमेन को इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस मिलता है तो या तो करियर चूज करना पड़ता है या तो फैमिली चूज करना पड़ता है. मेन को दोनों साथ में मिल जाता है. ये मेन आइडिया था पैसेज का. देन हाउ कम ये जस्ट टू डिस्ट्रैक्ट, ताकि तुम इसको मेन आइडिया समझो और तुम गलत कर दो. ठीक है. मेन आइडिया हमेशा पैसेज के स्टार्टिंग में या पैसेज के एकदम लास्ट में दिया होता है. कंक्लूडिंग सेंटेंस और स्टार्टिंग सेंटेंस में तुम्हारा मेन आइडिया होता है. लेट्स स्टार्ट इट अगेन. However, अभी तुम बोलोगे दोबारा however आ गया. ये जो however आया है ये है जरूर कंक्लूजन इंडिकेटर, लेकिन ये किस सेंटेंस को कंक्लूड कर रहा है? ये उस लाइन को कंक्लूड कर रहा है जो शिफ्ट है. तो शिफ्ट को कंक्लूडिंग लाइन कभी कंक्लूजन नहीं हो सकती, क्योंकि शिफ्ट है ना, ये तो अलग हो गया. शिफ्ट का मतलब होता है तुम सीधी राह पे जा रहे थे, तुम भटक गए. हमें भटकना नहीं. However, government should act not just to restrict the behavior of individuals, but also to promote development of progressive individuality. If one takes liberty seriously, state intervention may well be required to secure it. This would be a matter of justice, for it would be wrong to deprive women of the necessary conditions of freedom and equal opportunity. ये हमारा premise है. क्या premise है? This would be a matter of justice, for it would be wrong to deprive women of necessary conditions of freedom and equal opportunity. क्या है कि freedom and equal opportunity से अगर हम women को deprive करते हैं तो ये state के लिए अच्छा नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि हमने ऊपर क्या बात करी थी कि women को economic independence, career independence नहीं मिलता है. तो ये हमारा premise है, because it is supporting our conclusion. The points which support our conclusion are our premises.
तुम्हें पैसेज इसी तरह से पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट पैसेज पे आते हैं। Mill thought that equalizing access to vote, to property, to education, and to occupation would be enough. But he underestimated the importance of economic freedom. Merely providing more equal opportunities for women outside the family would not suffice without revision of the underlying social structures, both private and public. Fine. That reinforce and perpetuate the very subjection of women his essay was denouncing. ये यहाँ पे मिल के जो फेमिनिज्म के ऊपर लिखी हुई रिसर्च या मिल के फेमिनिज्म पे की गई फिलोसफी के ऊपर दे आर कमेंटिंग कि क्या गलतियां थी, क्या ऐसी चीजें थी जो मिल के फेमिनिज्म, बिकॉज फेमिनिज्म इज अ गुड थॉट अकॉर्डिंग टू द पैसेज, बट मिल ने उस फेमिनिज्म में क्या गलतियां करी, किन चीजों को एड्रेस नहीं कर पाया, ये हमारे पैसेज ने बताया। तो हमारे पैसेज के मेन आइडियाज हमें मिल चुके हैं, आगे चलते हैं। जेन्युइन इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी would require radical change in the way women were raised and educated, and in society's opinion about their proper place. If women are to have equal freedom of opportunity, they cannot be channeled by education, public opinion, and economic structures into the belief that they have but one useful vocation in life as dutiful mother, obedient wife. अब क्या है हमारी सोसाइटी में, जैसे इसमें लिखा हुआ है, या तो मदर्स, ब्यूटीफुल मदर्स होनी चाहिए, ओबीडियंट वाइफ होनी चाहिए वुमेन, ये हमारी वुमेन से एक्सपेक्टेशंस होती है। सो सोशल इंस्टीट्यूशंस मस्ट इंस्टेड बी रीस्ट्रक्चर्ड फॉर द फ्री डेवलपमेंट ऑफ ओरिजिनल थिंकिंग इन वुमेन एज वेल एज इन मेन। ये उसकी लास्ट लाइन थी। ये कौन सी लाइन थी कि उसने बोला कि देखो जो हमारी वुमेन और मेन है दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, जिसके लिए हमें पूरे के पूरे सोशल इंस्टीट्यूशन को रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, मतलब दोबारा से इस पूरे सोशल इंस्टीट्यूशन को बनाना पड़ेगा ताकि एक ओरिजिनल थिंकिंग डेवलप हो सके और एक फ्री डेवलपमेंट हो सके सोसाइटी में। पैसेज तुम्हें इसी तरह से पढ़ना है। तुम्हें शिफ्ट इंडिकेटर्स से शिफ्ट को हटा देना है। फालतू की चीजें पैसेज में नहीं पढ़नी है। यू हैव टू गो विद द प्रेमिस, गो विद द कंक्लूजन, फिगर आउट द अजम्पशंस, एंड उसके बाद में कंक्लूजन फॉर्म करके मेन आइडिया निकालना। मेन आइडिया हमें पहले मिल गया था, अब नीचे चलते हैं। लेट्स विजिट द क्वेश्चन नेक्स्ट। फाइन, तुम लोग को पैसेज समझ में आया? एवरीवन, कैसे पढ़ना है समझ में आया? प्लीज लाइक कमेंट इन द चैट बॉक्स बिफोर मूविंग ऑन फर्दर। फाइन, anyone else जिसको ना समझ में आया हो, we will like go to the passage and like, okay, thank you everyone, thank you. Which of the following notions of women empowerment cannot be credited to men? हमने पास, अभी हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन है। okay fine, someone has commented something, wait everyone. भैया कैसे पढ़ना है, can you please re-explain like what to skip? okay like okay, we'll move on back to the passage because somebody is like having some problem in not recognizing the shift indicators. तो उसमें उसने पैसेज में यहाँ पे आया ना कि सेकंड पैसेज पे आवा, इन द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन मिल इज जेन्युइनली कंसर्न्ड अबाउट द हार्म कॉज्ड बाय मेन टू वुमेन बिहाइंड द क्लोज्ड डोर्स। मुझे ये बताओ, ये बिहाइंड द क्लोज्ड डोर्स वुमेन के ऊपर क्या अत्याचार हो रहा है? पैसेज का क्या मेन आइडिया से रिलेटेड है? पैसेज तो वुमेन की इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस की बात कर रहा है। अब उसके पीछे क्या हो रहा है, घर पे उनको क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, उससे हमारा मतलब नहीं। हमें इतना चाहिए, सोसाइटी का रिस्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए, वुमेन को इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस मिलना चाहिए और फ्री मिलना चाहिए। एक चॉइस में नहीं मिलना चाहिए कि उनको या तो करियर चूज करे या तो घर चूज करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनके पास एक फुल ऑन होना चाहिए कि भाई वो करियर भी कर सकती है और साथ में फैमिली भी देख सकती है, जैसे मेन को मिलती है अपॉर्चुनिटी वैसे। गॉट इट एवरीवन? ऐसे ही करना। सेकंड पैसेज देख लो, थर्ड पैसेज देख लो, मेनली शिफ्ट इंडिकेटर्स ही भरे हुए हैं। कैसे? प्रोग्रेसिव इंडिविजुअलिटी की बात कर रहा है, वुमेन को डिप्राइव करना है नेसेसरी कंडीशंस ऑफ फ्रीडम एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी। ये सब इट्स लाइक अ वर्डी लैंग्वेज विच इज लाइक प्रेजेंटेड टू यू ऑल, बट इसका कोई भी मेन आइडिया से लिंकेज नहीं है, इसलिए हम इसको शिफ्टिंग इंडिकेटर्स की कैटेगरी में रखते हैं। शिफ्ट मतलब इनको शिफ्ट करा के निकाल दो पैसेज के बाहर, अपने दिमाग से निकाल दो कि इनका कोई जरूरत पड़ने वाला है आगे जाके, ठीक है। इनकी जरूरत तब पड़ती है जब तुम्हारे पैसेज में कोई बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन दिया हो। ट्रस्ट में, अगर कोई बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन दिया है तो तुम वापस विजिट कर लो एक सेकंड के लिए पैसेज, तुम्हें सामने आंसर लिखा हुआ मिल जाएगा। फाइन, नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू दिस क्वेश्चन। अभी भी कोई प्रॉब्लम है किसी को? लाइक जैसे इसको थी, कोई भी प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं। एनीवन? Fine. We are moving on to the questions now. Which of the following notions of women empowerment cannot be credited to men? This is a direct question, मैं तुम्हें पहले बताया था। इनमें से कौन सा नोशन वुमेन एम्पावरमेंट का मिल को क्रेडिट नहीं किया जा सकता? लेट्स फिगर आउट। मेकिंग वोटिंग मोर एक्सेसिबल टू वुमेन। हमने पैसेज में पढ़ा कि मिल ने वोटिंग जैसी चीजें
अवेलेबल कराए थे वुमेन को, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता क्योंकि ये तो था। सेकंड आ जाओ, एड्रेसिंग जेन्युइन इकोनॉमिक फ्रीडम, ये पॉइंट है। क्यों? क्योंकि हमारा पूरा पैसेज का मेन आइडिया क्या था कि औरतों को ना जेन्युइन इकोनॉमिक फ्रीडम नहीं मिल रहा है। ठीक, इस पे हम पॉइंट लगाते हैं, फाइन, इसको एलिमिनेट नहीं करेंगे। नेक्स्ट आते हैं, एडवोकेटिंग वुमेन हैविंग करियर्स। उसने बोला था वुमेन को करियर या तो चॉइस, मतलब करियर या तो फैमिली एज अ चॉइस, लेकिन करियर तो मिल रहा था ना, तो ऑप्शन सी इज ऑल्सो एलिमिनेटेड। ऑप्शन डी पे आते हैं, सपोर्टिंग इक्वल एक्सेस टू प्रॉपर्टी ओनरशिप। इसका पैसेज में कोई जिक्र ही नहीं, तो इसको हटा देते हैं। तो वो वुमेन एम्पावरमेंट के कौन से नोशन को क्रेडिट नहीं कर पाया था? बी, दैट इज एड्रेसिंग जेन्युइन इकोनॉमिक फ्रीडम। पूरा पैसेज चिल्ला चिल्ला के स्टार्टिंग से बोल रहा है कि देखो मिल ने सब कुछ तो किया, लेकिन मिल की फेमिनिज्म के कॉन्सेप्ट में वुमेन को जेन्युइन इकोनॉमिक फ्रीडम नहीं मिला था। फर्स्ट पैसेज में पढ़ा था हमने, मिल गया हमें आंसर। अगले पे आते हैं, फ्रॉम द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड assumption। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा मेन आइडिया एंड इनडायरेक्ट टाइप का है, इसको दोबारा से पढ़ते हैं। मिल हैज पॉपुलरली बीन क्रेडिटेड फॉर सेवरल लीप्स इन द फेमिनिस्ट मूवमेंट। वो क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा वैलिड assumption है, ठीक है। तो अब हमें assumption मतलब जो हिडन हो, ठीक है। अब वो कह रहा है मिल हैज पॉपुलरली बीन क्रेडिटेड फॉर सेवरल लीव्स इन द फेमिनिस्ट मूवमेंट। हाँ ठीक है, मिल को बहुत सारे लीव्स के लिए बोला जाता है फेमिनिस्ट मूवमेंट में, ठीक है, सही है। आगे चलते हैं, द नोशन ऑफ ट्रेडिशनल फैमिली इज लार्जली ऑप्रेसिव टुवर्ड्स द वुमन। ये हो सकता है, इस पे भी पॉइंट लगाते हैं। अगले पे आते हैं, सोशल इंस्टीट्यूशन आर मोस्टली पेट्रियार्कल एंड मिसोजिनिस्ट इन नेचर। क्या सोशल इंस्टीट्यूशन मोस्टली पेट्रियार्कल और मिसोजिनिस्ट होते हैं नेचर में? ऐसा पैसेज में कुछ नहीं था ना, इसको हम कहीं से फिगर आउट कर सकते हैं, तो हम इसको काट देंगे, इसको एलिमिनेट कर देते हैं। डी पे आते हैं, फॉलोइंग द करेक्ट पाथवे सोसाइटी कैन बिकम मेट्रियार्कल। ये तो हमारा कॉन्सिक्वेंस है ना, कि अगर देखो हम बहुत अच्छा पाथवे फॉलो कर लेते हैं तो हमारी सोसाइटी मेट्रियार्कल बन जाएगी, मतलब फीमेल डोमिनेटेड हो जाएगी। बट ये तो सिर्फ एक कॉन्सिक्वेंस है ना, कॉन्सिक्वेंस आर नेवर अजम्पशंस, फाइन, कॉन्सिक्वेंस अजम्पशंस होते नहीं है, इसीलिए ये भी हट गया। अब हमें ए और बी में चूज करना है। अगर तुम ए को देखो, मिल हैज पॉपुलरली बीन क्रेडिटेड फॉर सेवरल लीव्स इन द फेमिनिस्ट मूवमेंट, दिस वाज स्टेटेड इन द पैसेज। पैसेज में स्टेटेड है, इसका मतलब क्या है? ये assumption नहीं है। स्टेटेड चीज क्या होती है? स्टेटेड चीज इज प्रेमिस। जो पैसेज में नहीं स्टेटेड होता है वो assumption होता है। तो कम ऑन टू ऑप्शन बी, that is the notion of a traditional family is largely oppressive towards the woman. You got the point. ऑप्शन बी इज द आंसर। क्यों? उसने क्या बोला था? नोशन ऑफ अ ट्रेडिशनल फैमिली इज लार्जली ऑप्रेसिव टुवर्ड्स वुमेन। जब उसने ये बात करी थी कि वुमेन को या तो करियर या तो फैमिली में से एक चीज को चूज करना पड़ता है, उसके पीछे का रीजन क्या है? उसके पीछे का रीजन है कि जो ट्रेडिशनल फैमिली के नोशंस है वो वुमेन की तरफ ऑप्रेसिव होते हैं। ओके एवरीवन, क्लियर विद दीज क्वेश्चंस? तब हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलेगा। किसी को और कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए तो हम दोबारा एक्सप्लेन कर सकते हैं। एनीवन? अगर आ गया समझ में तो प्लीज कमेंट अ यस इन द चैट बॉक्स। Hello. Okay. Okay, everyone. Fine. Coming on to the next passage. Oh, sorry, next passage. Next question. Okay. It can be inferred that. Now, this is a inference based question. मतलब हमें इसके लिए भी मेन आइडिया की जरूरत पड़ेगी। मेन आइडिया आप सबको याद है ना? इकोनॉमिक फ्रीडम फॉर वुमेन, करियर और फैमिली में से किसी एक चीज को चूज करना, ये गलत है। हमें सोसाइटी की रिस्ट्रक्चरिंग करनी। फाइन, ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। ए ऑप्शन कह रहा है इट इज एक्सेप्टेबल टू डिप्राइव वुमेन ऑफ नेसेसरी कंडीशंस ऑफ फ्रीडम एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी। ये तो हम हमसे उल्टी बात कर रही है। ये कह रहा है कि यार ये तो एक्सेप्टेबल है कि वुमेन को क्या मतलब नेसेसरी कंडीशंस ऑफ वुमेन और इक्वल अपॉर्चुनिटी से वंचित रखा जाए। ये तो सही है ना, मतलब, लेकिन हमारे पैसेज में तो इसकी उल्टी बात लिखी थी, तो इसको हम काट देंगे। ऑप्शन बी पे आते हैं, providing more equal opportunities for women outside the family is sufficient to achieve equality। वो कह रहा है कि फैमिली के बाहर अगर वुमेन को कुछ इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाती है तो ये सफिशियंट होगा किस चीज के लिए? इक्वालिटी अचीव करने के लिए। ये भी गलत है। उसने तो बोला कि फैमिली और दोनों को साथ में लेके चलो, तब जैसे मेल्स को अपॉर्चुनिटी मिल रही है वैसे फीमेल को मिलनी चाहिए। ये भी कट गया। सोशल इंस्टीट्यूशन मस्ट इंस्टेड बी रीस्ट्रक्चर्ड फॉर द फ्री डेवलपमेंट ऑफ ओरिजिनल थिंकिंग इन वुमेन। इस पे पॉइंट बनाया जा सकता है। ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। जब हमारे पास ऑप्शन सी है तो हम ऑप्शन डी पे जाएंगे, तो वी विल मार्क अवर आंसर एज सी। समझ में आ गया सबको? इन्फरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अजम्पशन एंड इन्फरेंस? ओके मानसी, द डिफरेंस बिटवीन अजम्पशन एंड इन्फरेंस इज ऑफ अ जेनरिक नेचर। इन्फरेंस जैसे आपका कंक्लूजन होता है ना,
इन्फरेंस इज मोर लाइक अ कंक्लूजन, लेकिन जिसकी जेनरिक लैंग्वेज होती है. अजम्पशन इज अ लिंक बिटवीन योर प्रेमिस एंड योर कंक्लूजन. मतलब समझो, अजम्पशन कभी भी पैसेज में स्टेटेड नहीं होता है. अजम्पशन को तुम्हें निकालना होता है. अजम्पशन कैसे निकालते हो कि तुम्हें 2 पॉइंट्स दिए हैं. अभी मैं बोलूं कि ना, देयर वाज लाइक अ पीस ऑफ केक केप्ट ऑन द टेबल. ठीक है. एंड आफ्टर 30 minutes द पीस ऑफ केक डिसअपियर्ड. ठीक है. एंड उसके साथ मैं एक चीज और ऐड कर दूं, दैट यू नो माई सिस्टर वॉज सिटिंग ऑन द चेयर नियर द टेबल. अभी तुम क्या assumption निकाल सकते हो कि either the sister ate the cake piece of cake. This could be your assumption. The sister threw away the piece of cake. ठीक है, या उसने उठा के फ्रिज में रख दिया होगा. लेकिन तुम रिलेट तो सिस्टर से करोगे ना. क्यों करोगे सिस्टर से रिलेट? फॉर द वेरी रीजन बीइंग कि हमने तुम्हें एक ऑब्जेक्ट दिया था, हमने तुम्हें एक सब्जेक्ट दिया था कि ठीक है ये दोनों चीजें, तो यहाँ पे तुमने अजम्पशन निकाल लिया. ये तुम्हारा अजम्पशन का लिटरल मीनिंग पे जाओ ना. अजम्पशन के, अजम्पशन मतलब होता है किसी चीज को अज्यूम कर लेना. अज्यूम मतलब अंदाजा लगा लेना. तो अंदाजा लगाना है जहां पे वो अजम्पशन होता है. इन्फरेंस क्या होता है? मैंने तुम्हें पूरी मूवी दिखा दी 3 घंटे की. ठीक है. और 3 घंटे की मूवी के बाद मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हें क्या समझ में आया. दैट इज इन्फरेंस. मतलब पूरी इंफॉर्मेशन को देखने के बाद में, तब ओके ओके क्लियर फाइन एवरीवन. कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं चैट बॉक्स में. यू आर फ्री टू डू दैट. ओके, आगे आते हैं. अज्यूमिंग देम टू बी ट्रू, which of the following statements strengthens the author's contention that Mill had a limited outlook on feminism? अगर हमें इसको अज्यूम करना है कि मिल का एक लिमिटेड आउटलुक था फेमिनिज्म पे, तो उस पॉइंट को कौन स्ट्रेंथन करता है? हमारे पास चार ऑप्शन है. ऑथर ने पूरे पैसेज में बोला है कि देखो भाई मिल, तुम्हारे में ना ये प्रॉब्लम थी, फेमिनिज्म के कॉन्सेप्ट को लेने में ये प्रॉब्लम थी. अब हमें उसी पॉइंट को हाईलाइट करना है, उसी पॉइंट को निकालना है. ऑप्शंस पढ़ते हैं. Mill has made substantive progressive contributions to the feminist movement by questioning gender roles and patriarchal structures. हाँ, ये तो करा है, लेकिन ये आंसर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारे इकोनॉमिक आउटलुक की तो बात ही नहीं हुई है, सोसाइटी रिस्ट्रक्चरिंग की तो बात ही नहीं करी है. तो ये ऑप्शन गलत है, काट दीजिए इसको. Mill based his feminist views on the harm principle, the idea that individuals should be free to do anything except harm other individuals. यार ये तो पैसेज के ambit के बाहर, ऐसा तो कुछ भी नहीं था पैसेज में. काटो इसको भी. सी पे आओ. Mill addressed social and economic aspects of liberty, but ignored the systemic oppression of women being forced to choose one of the ideal prospects, having a career of career or a family. इससे अच्छा आंसर चॉइस तुम्हें मिलेगा, मुझे ये बताओ. सी कह रहा है कि सोशल और इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स थे लिबर्टी के, लेकिन what once the session is over, please give me a brief about what is Glad Buddies. I joined yesterday. What is Glad Buddies? Wait, I'll like let you know. Okay, fine. So basically, ये है हमारा what I was saying. ओके फाइन. ये हमारा बेस्ट आंसर चॉइस होगा, क्योंकि मेन आइडिया से सबसे ज्यादा रिलेटेड यही है. मेन आइडिया में इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स की बात थी, सोशल चीजों को रिस्ट्रक्चर करने की बात थी, तो वी गॉट द आंसर. अभी डी भी पढ़ लेते हैं मन की तसल्ली के लिए. मिल लार्जली इग्नोर्ड racism in existing political institutions as there was exclusion of people of color from governments. No, any how भी आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि तुम देखो ना, सिर्फ एक सी ऑप्शन है जो हमारे पूरे पैसेज के फ्लो के साथ जा रहा है. ए, बी और डी तीनों एकदम गलत, एकदम गलत है, एकदम हटा दो. ठीक है, आ गया समझ में? तुम्हें पैसेज को कैसे विजिट करना है, तुम्हें क्वेश्चंस को कैसे देखना है. एवरीथिंग क्लियर एवरीवन? Everything is clear everyone? Like please, go in the chat box and type yes. Thank you everyone. Thank you. Okay, नीचे चलते हैं. ठीक है, आई मीन अगली स्लाइड पे चलते हैं. अगली स्लाइड है हमारी क्वेश्चन स्टेम्स दैट इज सराउंडिंग द सीआर पैसेजेस. ठीक है, क्वेश्चन स्टेम क्या होती है? बेसिकली क्वेश्चन स्टेम मतलब ये तुम्हारी जो भी मैंने 10 इसमें क्वेश्चन स्टेम्स डाली, यही तुम्हारे सीआर के क्वेश्चन में तुम्हें देखने को मिलेगी. इससे ज्यादा कुछ आता है तो वो इन्हीं को घुमा फिरा के इन्हीं के दूसरे नाम होते हैं, बट तुम्हें ये नहीं मिलेगा कि इन 10 क्वेश्चन स्टेम्स के बाहर कुछ भी सीआर में आ जाए. ठीक है, स्टार्टिंग ऑन विद द, एक काम करते हैं हम राइट साइड से स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले कंक्लूजन से स्टार्ट करते हैं. कंक्लूजन तुम्हें मैंने बता दिया है. स्ट्रेंथनिंग वीकनिंग करते हैं. स्ट्रेंथनिंग वीकनिंग हम मेन आइडिया के करते हैं. ठीक है, फिर आते हैं इन्फरेंस पे. इन्फरेंस क्या होता है? इन्फरेंस में तुम्हें बताया कि मैंने तुम्हें पूरी पिक्चर दिखा दी है, तुमसे लास्ट में पूछो बेटा तुमको क्या समझ में आया. दैट इज इन्फरेंस. assumption में मैंने तुम्हें बता दिया, इट्स अ ब्रिज बिटवीन योर प्रेमिस एंड योर कंक्लूजन. व्हाट इज पैरेलल रीजनिंग? ये कुछ नया पड़ा. पैरेलल रीजनिंग
ऐसा होता है। पैरेलल मतलब समझ में आता है ना, रेलवे ट्रैक्स साथ साथ जा रहे हैं बट दे वोंट मीट ईच अदर। साथ साथ चलना है, बिल्कुल जैसा एक चल रहा है वैसे ही दूसरे को चलना है, ठीक है। इसमें क्या होता है, पैरेलल रीजनिंग में तुम्हें एक पैसेज में ना एक वे दिया होगा, पर्टिकुलर विजिट करने का पैसेज को, ठीक है। वे मतलब कि एक तरीका दे रखा होगा कि बेटा तुम्हें ऐसे पैसेज को विजिट करना है, और एक उसी की तरह एक ऑप्शन चॉइस में चार ऑप्शन चॉइसेस दे रखी होंगी कि विच ऑफ द फॉलोइंग रन्स पैरेलल टू द आर्ग्यूमेंट प्रेजेंटेड इन द पैसेज। तो जो चीज एकदम एग्जैक्ट उसके जैसी आती है ना पैरेलल रीजनिंग में, वही उसका आंसर हो जाती है। मतलब होता क्या है कि तुम्हें एक एग्जाम्पल दे दिया जाता है किसी भी चीज का पैसेज में, और उसी एग्जाम्पल के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए क्वेश्चन के आंसर चॉइसेस में चार ऑप्शन होते हैं, उसमें से कोई एक आंसर होता है तुम्हारा। यू हैव टू फिगर इट आउट, ठीक है। ये सबसे इजी होता है, मतलब ये क्योंकि अभी तुम लोग कैट का एग्जाम तो नहीं दे रहे हो, तुम लोग क्लैट के एस्पिरेंट्स हो, तो ये बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता। बट हाँ, ये बहुत छोटे फॉर्म्स में पूछेंगे, अगर पूछेंगे तो हो सकता है आउट ऑफ 25 क्वेश्चन तुम्हारा एक क्वेश्चन इसका आ जाए, इससे ज्यादा नहीं आता है। अब हम जरा अपने लेफ्ट साइड पे आते हैं। मेन आइडिया, इसी के लिए तो सब कुछ हो रहा है। मेन आइडिया का अपना ब्लैंड क्वेश्चन भी बन सकता है। दे कैन आस्क यू व्हाट इज द मेन आइडिया दैट द ऑथर टॉक्स अबाउट इन द पैसेज। दिस कुड बी अ वेरी वेरी गुड एंड क्रूशियल क्वेश्चन स्टेम इन सीआर। ये हो सकता है तुम्हें हर दूसरे पैसेज में मिल जाए। देन फ्लॉ एंड पैराडॉक्स। फ्लॉ एंड पैराडॉक्स, पैराडॉक्स का मतलब होता है कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब कि पैसेज एक फ्लो में चल रहा है और बीच में कोई एक पॉइंट ऐसा हो गया कि लो भाई ये तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी चीज है, ये कुछ अलग हो गया, उसको कहते हैं पैराडॉक्स। पैराडॉक्स मतलब एक फ्लो में सब जा रहा है, उल्टी गंगा बहाना इज कॉल्ड पैराडॉक्स, ठीक है। मतलब सब एक साइड जा रहा था और कुछ अटपटा सा हुआ, दैट इज पैराडॉक्स। और तुम्हें क्या करना होता है, तुम्हारे पास जो क्वेश्चन स्टेम आती है उसमें होता है प्लीज रिजॉल्व द पैराडॉक्स इन द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट। अब तुम्हें रिजॉल्व कैसे करना होता है पैराडॉक्स को, तुमने लिया पैराडॉक्स को, पैराडॉक्स को क्वेश्चन लाइक पूरे पैसेज के फ्लो के साथ तुमने उसको लिंक किया, और तुम्हें ये प्रूव करना होता है पैसेज में कि जो पैसेज में लिखा है वो भी सही है और पैराडॉक्स अपनी जगह भी सही है। मतलब तुम्हें एक ऐसी थर्ड सिचुएशन क्रिएट करनी होती है जो इन दोनों चीजों को आपस में लिंक कर दे, ठीक है। कि मतलब वही होता है ना कि यू हैव टू एक्ट लाइक शकुनी इन दिस, कि देखो ये भी हो जाए और ये भी हो जाए, ठीक है। अभी तुम्हें अगर एग्जांपल दूं, अगर तुम लोगों ने लाइक महाभारत वाली वो कथा सुनी हो लाइक दैट वन, कि ना व्हेन देयर वाज अश्वत्थामा जिसको मारना था, देन युधिष्ठिर थे, युधिष्ठिर कांट स्पीक लाए, तो युधिष्ठिर को बोला गया था कि सुनो तुम अनाउंसमेंट कर देना कि अश्वत्थामा इज डेड। अश्वत्थामा को अमर होने का वरदान था, राइट। तो युधिष्ठिर ने क्या किया, युधिष्ठिर को बोला कि युधिष्ठिर ने बोला कि अश्वत्थामा इज डेड, लेकिन उसने अश्वत्थामा हाथी को बोला था, हाथी का नाम अश्वत्थामा था जिसको मार दिया गया था, उस आदमी को नहीं मारा गया था, ठीक है। दिस वॉज देयर लाइक स्ट्रैटेजी टू विन द बैटल, ठीक है। तो अब इसी तरह से तुम्हें करना है कि तुम्हें ऐसा कुछ एलिमेंट डालना पड़ेगा कि जिससे तुम्हारी सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। दैट इज योर पैराडॉक्स। समझ में आया? फ्लॉ क्या होता है? Can we say paradox and shift are similar? No, 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 no. Paradox and shift are not similar. Paradox is a part of an argument and shift is not a part of an argument. Paradox में क्या होता है? Paradox आपके passage का ही part होता है. Paradox आपकी argument का part होता है. So you can't say that shift and paradox both are similar things. Fine? Okay then. Flaw क्या होता है? Flaw तो तुम अपने इसके literal मतलब से समझ लो what is flaw. Flaw is मतलब कोई नुक्स निकालना किसी चीज में, एंड वी इंडियंस आर वेरी गुड एट लाइक फ्लॉज। किसी में कोई फ्लॉ निकालना हम बहुत जल्दी निकाल लेते हैं, इसलिए फ्लॉ की ऑप्शन चॉइस भी इतनी इजी होती है, फ्लॉ का क्वेश्चन करना बहुत आसान होता है। फ्लॉ में क्या है, जो पैराडॉक्स में काम तुम्हें रिजॉल्व करना होता है, तुम्हें फ्लॉ में वही काम उल्टा करना होता है। क्या करना होता है कि तुम्हें चार ऑप्शन चॉइसेस दिए, तुम्हें बोला जाता है कि रिकॉग्नाइज द फ्लॉ इन द रीजनिंग। अब फ्लॉ इन द रीजनिंग मतलब वही है कि तीन चीजें एक डायरेक्शन में जा रही होंगी, एक चीज उल्टी आ रही होगी, जो चीज उल्टी आ रही है उसको फ्लॉ के लिए मार्क कर दो। गॉट इट? बहुत सिंपल चीजें हैं सारी, तुम लोग इसको प्लीज बहुत एकदम ऐसे ऐसा मत कर देना कि यार ये बहुत डिफिकल्ट है, माय गॉड मुझे समझ नहीं आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ बहुत ईजी है, बस तुम करोगे तो सब सही हो जाएगा। बोल्ड फेस आर्ग्यूमेंट्स, इजीएस्ट क्वेश्चंस थे। बोल्ड फेस आर्ग्यूमेंट में ये होता है तुम्हारी पूरे पैसेज में कोई 2 से 3 लाइन्स होंगे जिनको हाईलाइट कर दिया जाएगा, मे बी विद बोल्ड एंड डार्क कलर्स, और तुम्हें बोला जाएगा कि ये बोल्ड फेस आर्ग्यूमेंट का कंक्लूजन निकालो, इस बोल्ड फेस आर्ग्यूमेंट का अजम्पशन निकालो। ये सिर्फ एक पर्टिकुलर, जैसे हम लोगों ने वो सेकंड पैसेज पढ़ा था ना, सेकंड पैसेज का अपना कंक्लूजन था,
हो सकता है वो तुम्हें सेकंड पैसेज अंडरलाइन करके दे दें, तुम्हें बोले कि इसका ना हमें बोल्ड फेस आर्गुमेंट का तुम हमको ये निकाल के दिखाओ, कंक्लूजन निकाल के दिखाओ, तुम हमें इसका असम्पशन निकाल के दिखाओ। ये हो सकता है। इजी। प्रेमिस पे आओ। प्रेमिस तो तुम सबको पता है। प्रेमिस का क्या होता है? प्रेमिस इज द वॉल। वॉल के ऊपर ही हमारा कंक्लूजन खड़ा होता है। प्रेमिस मतलब जो सपोर्टिंग लाइन होगी, जो चार ऑप्शन चॉइस में सबसे ज्यादा तुम्हारे कंक्लूजन को सपोर्ट कर रही होगी, जो सबसे ज्यादा तुम्हारे कंक्लूजन को वैलिडेट कर रही होगी, वो प्रेमिस होता है। गॉट इट एवरीवन? एवरीवन क्लियर विद ऑल दीज 10 क्वेश्चन स्टेम्स? कोई भी एक नहीं समझ में आई हो तुम चैट बॉक्स में डालो, हम दोबारा एक्सप्लेन करेंगे। फाइन, एवरीवन इज क्लियर विद दैट। अभी ना, अभी सेशन यहाँ तक का तो हमारा वो हो गया कि क्रिटिकल रीजनिंग भैया क्या होता है, कैसे होता है। अब तुम ये समझो कि तुम्हें अगर क्रिटिकल रीजनिंग अपनी इंप्रूव करनी है तो तुम स्ट्रैटेजी सेशन कौन सा लेना चाहिए, तुम्हें क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए क्रिटिकल रीजनिंग के लिए? डेली एडिटोरियल एनालिसिस। इस चीज को तो ना मतलब पत्थर की लकीर बना के रख लो। डेली एडिटोरियल एनालिसिस करना है तो करना है। कैसे? तुम्हारे न्यूज़पेपर में 4 एडिटोरियल्स आते हैं, ठीक है, 2 बड़े आते हैं, 2 छोटे आते हैं। दिन भर में एक काम करना है कि ये 4 एडिटोरियल का एनालिसिस कर लो। ठीक है, एनालिसिस मतलब प्रॉपर इनको पढ़ो, इनका मेन आइडिया 2 से 3 लाइन्स में लिखो। ठीक है। एंड अगर तुम हमारे क्लैट कोच में हो या तुम मे भी बाहर से भी ज्वाइन करो, तुम हमें भेजो, हम वो तुम्हारे लिए चेक करेंगे। फाइन। वो हम बताएंगे कि तुमने मेन आइडिया सच में निकाला है कि नहीं। देखो, अगर तुम एक बार एडिटोरियल से मेन आइडिया निकालना सीख जाते हो, हम क्यों एडिटोरियल पे फोकस करते हैं? क्योंकि एडिटोरियल इज एन ओपिनियन पीस, जो या तो क्रिटिक्स लिखते हैं या तो सपोर्टर्स लिखते हैं एडिटोरियल। ठीक है, तो तुम्हें उनके व्यू पॉइंट को समझना, उसके साथ में तुम्हें उनको एनालाइज करना और उनका मेन आइडिया लिखना तुम्हें आ जाएगा। अगर ये आ जाएगा तो तुम क्रिटिकल रीजनिंग के पैसेजेस बहुत आराम से सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट आते हैं, प्रैक्टिस एटलीस्ट 3 पैसेजेस डेली। मेनी ऑफ यू माइट बी एनरोल्ड इन सम और द अदर कोचिंग्स, ठीक है, आई एम नॉट नेमिंग एनी कोचिंग इंस्टीट्यूशन, बट स्टिल यू माइट बी हैविंग एक्सेस टू देयर मटीरियल्स। उसमें से कोई 3 पैसेजेस सीआर के डेली कर लो। देखो, सीआर नीड्स अ फ्लो, जो फ्लो मेंटेन रहना चाहिए। अगर तुम नहीं करोगे एक दिन में, मतलब रोज उसके 2 पैसेज से 3 पैसेज, तो तुम्हारा ना सीआर अच्छा नहीं होता है। मतलब इंग्लिश क्या है, इंग्लिश तो तुम पूरी दिन, हर रोज तुम इंग्लिश, क्योंकि हर जगह तुम इंग्लिश पढ़ते रहते हो। बट सीआर को हर जगह ऐसे एनालिसिस वाले मूड में तो नहीं रहते ना कि ओके, मैंने ना अभी एक थॉट पढ़ा, मैंने अभी जोमेटो का पोस्टर पढ़ा, तो मुझे इसको एनालाइज करना है सीआर के मोटिव में। तुम ऐसा तो नहीं करते ना, लेकिन तुम इंग्लिश को तो कॉम्प्रीहेंड करते ही हो। तो तुम्हें सीआर के लिए डिवोट करना पड़ेगा टाइम, 2 से 3 पैसेज तुम्हें लगाने पड़ेंगे। नेवर मिस अ मॉक। तुम्हारी कोचिंग में मुझे पता है जो भी मॉक्स होता है, या तुम अलग से भी बाहर कोई मॉक्स देते हो, प्लीज डोंट मिस ईट लाइक अ सिंगल मॉक। अ सिंगल मॉक हैज दैट वैल्यू। जो तुमने हफ्ते भर तपस्या करी है ना, हफ्ते भर की जो तुम्हारी मेहनत है, वो तुम्हारे मॉक में दिखती है। तुम्हारा मॉक होता है संडे को। तुमने हफ्ते भर जो अपने अंदर इंप्रूवमेंट्स किए हैं, जो तुमने इतना एकदम कड़ी मेहनत करी है ना हफ्ते भर, नॉट जस्ट इन सीआर सेक्शन, किसी भी सेक्शन में, वो कब दिखती है? वो तुम्हें तब दिखती है जब तुम अपना मॉक देते हो जाके। फाइन, मॉक इज अ मस्ट थिंग, मॉक मत मिस करना। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड एवरीवन। इरा, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये आया बेस्ट पॉइंट। डिटर्मिनेशन अक्का लगे रहो, ऑल्सो नोन एज लगे रहो। डिटर्मिनेशन रखोगे, क्लैट निकल जाएगा। क्लैट बहुत इजी चीज है, अगर तुम डिटरमाइंड हो तो। नहीं हो डिटरमाइंड तो क्लैट नहीं निकलेगा। नहीं डिटरमाइंड हो तो तुमसे टेंथ क्लास के एग्जामिनेशन नहीं निकलेंगे, क्लैट तो फिर छोड़ ही दो। ठीक है, अगर तुम्हारे अंदर डिटर्मिनेशन है, अगर तुम्हारे अंदर लगन है क्लैट को लेके, तो निकाल सकते हो। आई नो तुम लोग अभी 11th में हो, 12th में जाओगे तुम लोग, ठीक है, ये बहुत सारी चीजें हैं जो अभी तुम्हें फेस करनी है आगे जाके। तो ठीक है, लेकिन ये है कि अगर तुम क्लैट को प्रायोरिटी देते हो तो क्लैट तुम्हें प्रायोरिटी देगा। तुम क्लैट को टाइम देते हो तो क्लैट तुम्हें मार्क्स देगा। यही है। अगर तुम्हें ये सोचना है कि तुम्हें 12th पे फोकस करना है, क्लैट डजंट मेक एनी सेंस टू यू, तो ऐसा नहीं है। अपना अभी देखो क्या है ना, कि अगर तुम्हारा क्लैट निकल जाएगा, क्लैट का एग्जाम दिसंबर में होगा, हम कहते हैं क्लैट फर्स्ट या सेकंड वीक ऑफ दिसंबर में हो जाता है क्लैट का एग्जाम। उसके बाद से भी अगर अपने फाइनल्स के, लाइक फाइनल मतलब बोर्ड की प्रिपरेशन करोगे ना, यार 80-85% मार्क्स आ जाएंगे तुम्हारे आराम से। अगर ह्यूमैनिटीज से हो, कॉमर्स हो तो थोड़ी और पढ़ाई करनी पड़ेगी। आई नो देयर इज लाइक प्रेशर ऑन पीपल जिन्होंने कॉमर्स ले रखा है या साइंस ले रखा है। ह्यूमैनिटीज में थोड़ा सा कम प्रेशर होता है, आई कैन से दैट, बट ह्यूमैनिटीज में इट्स लाइक तुम्हें पढ़ना तो फिर भी पड़ेगा। दोनों चीजों को साथ में पेयर अप करो इस तरह से। देखो, हम तुम्हें सिर्फ वेज बता सकते, पेयरिंग तुम्हें करनी पड़ेगी। फाइन, इन तीनों इन चीजों को आपस में पेयर अप करो
और बस सब हो जाएगा। ट्रस्ट मी, एवरीथिंग वुड बी लाइक फाइन। ठीक है, नाउ कमिंग ऑन कि भाई हम आप हमसे कनेक्ट कैसे कर सकते हैं। सी वी आर स्टार्टिंग अवर मेंटोरशिप बैच, ठीक है, आफ्टर लाइक 5 days, लाइक नॉट आफ्टर 5 days, इट्स लाइक अबाउट 4 days आफ्टर, लाइक 1 मार्च 2 मार्च से हम अपना स्टार्ट कर देंगे मेंटोरशिप सेशन। ठीक है, तो सेकंड को युति मैम इज टेकिंग योर क्लैट का साथ, क्लैट के साथ में 12th का प्रेशर कैसे हैंडल करें, 12th और क्लैट की प्रिपरेशन दोनों को साथ में मैनेज कैसे करें, उस पर सेशन है। दैट सेशन इज फ्री फॉर एवरीवन, but on like after that session we are starting our paid mentorship session. आई होप कि तुम लोग वो पेड मेंटोरशिप सेशन ले लो हमारा। ठीक है, हम तुम्हें इसी तरह से हेल्प करेंगे, लाइक दीज आर समथिंग विच वी आर डूइंग फॉर फ्री, बट आफ्टर सम टाइम तुम्हें ये सब चीजें मिलेंगी वहां पे। हम तुम्हें पेड जो भी हम आपसे पैसे ले रहे हैं उसमें हम आपको फ्री मेंटोरशिप देंगे। ठीक है, पूरे दिन की, मतलब ये समझो कि यू कैन डिस्टर्ब अस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। डीसीएस मिलेगा आपको, इसके साथ में लाइक जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं आप ऑन कॉल हमसे कनेक्ट कर सकते हो, लाइक ये आपके पास होगा एडवांटेज। एंड इसके अलावा हमारा जो प्राइस है वो हमने बेयर मिनिमम रखा है। ठीक है, मैनी लाइक वी ऑलरेडी हैव 20 people एनरोल्ड इन अवर इंस्टीट्यूशन, जिनको बहुत अच्छा लग रहा है, जिनके रिव्यूज हमने आपके साथ शेयर किए हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे, यू कैन गो एंड विजिट दैट। एंड इसके अलावा हमारे पास सारे जो भी लाइक पढ़ा रहे हैं आपको या जो भी आपके सेशंस ले रहे हैं, ऑल आर फ्रॉम लाइक गुड टॉप 10 NLUs। तो यू कैन कॉन्टैक्ट देम, यू विल बी इन टच विद देम, और तुम उनके हाथ में रहोगे स्टिल दिसंबर। तो इट्स लाइक अ वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, प्लीज डोंट मिस इट। तुम किसी भी इंस्टीट्यूशन के साथ एनरोल्ड हो, तुम किसी भी कोचिंग में एनरोल्ड हो, इट्स फाइन। द थिंग इज कि अगर तुम हमारी मेंटोरशिप लेते हो तो तुम अपने उसी मटेरियल को, अपने उन्हीं मॉक्स को, अपनी उन्हीं चीजों को यू you नो know, कैसे यूटिलाइज करना है इसको सीख जाओ। फाइन। सो लाइक माई सेशन इज गोना एंड इन 2 minutes। सो अभी तुम लोग कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे चैट बॉक्स में डाल सकते हो, और अगर जो हमारा सेशन लेने में इंटरेस्टेड हो यू कैन लाइक डीएम अस। हम तुम्हें अपना टेम्पलेट अभी, क्योंकि टेम्पलेट तो ऑलरेडी हमारे पड़े हुए हैं, उसमें नीचे नंबर्स है, तुम उस पर पेमेंट के लिए हमें लाइक कांटेक्ट कर सकते हो। फाइन, एनी क्वेश्चन एनी वन यू कैन आस्क इन द चैट बॉक्स। आई एम देयर फॉर मोर 2 minutes। ओके, okay, if you don't have any problem, like just comment a yes, and best of luck for your glad journey, everyone. Okay, take care, bye.